हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है दुल्हन एक रात की। अरे विजय, आज तो बहुत दिनों बाद आया है यार, कहाँ रहता है आजकल? रोहित ने अपने जिगरी दोस्त विजय को देखकर कहा, आजकल दिल्ली में एक जॉब करने लगा हूँ, कल ही आया हूँ यहाँ पर। आज तुझसे मिलने आ गया, बता कैसा है मेरा यार। क्या बताऊँ यार तुझे, जैसे पहले था वैसे ही अब हूँ, कुछ नहीं बदला है यार। वही नीरस सी जिंदगी, सुबह आकर दुकान खोलो, दिन भर गधे की तरह लगे रहो, रात को घर जाओ और खाना खाकर सो जाओ, बस यही है जिंदगी। ऐसी जिंदगी की तो कल्पना नहीं की थी यार कभी, पर क्या करें, किसे दोष दे। पता नहीं भगवान ने मुझसे कौन सी दुश्मनी निकाली है जो मेरी जिंदगी में रोमांस का कोई चैप्टर ही नहीं रखा। साला 35 साल का हो गया हूँ, न तो मेरी कोई गर्लफ्रेंड है और न ही कोई बीवी। अब तो शायद शादी के चांस भी खत्म हो गए लगते हैं। पता नहीं सूरत बुरी है या सीरत, कोई घास ही नहीं डालती है। साली किससे शिकवा करे और किससे शिकायत। अब तो इस बारे में मैंने सोचना ही छोड़ दिया है यार। और तू बता, तेरा दिल्ली में कोई टाका भिड़ा या नहीं? अरे कहाँ यार, अपना नसीब भी तेरे जैसा ही है। पता नहीं लोगों को 3-3 4-4 गर्लफ्रेंड और बीबियां कैसे मिल जाती हैं यार। यहाँ तो एक की भी लाले पड़ रहे हैं। साले इतने बड़े शहर में भी तू छड़ा का छड़ा ही रहा। हम तो सोच रहे थे कि तेरा जुगाड़ तो हो ही गया जाएगा, पर तू भी मेरे जैसा ही निकला। हाँ यार, हम भी तंग आ गए हैं इस अकेलेपन से। काश कोई चुन की ली हुई लुगाई होती, कम से कम उससे दिल की भड़ास तो निकाल लेते, मगर शाली वो भी नहीं है यहाँ तो। सुना है आजकल प्लास्टिक की लड़की आने लगी है जो आदमी को वो सुख दे जाती है जो उसे चाहिए। तूने देखी है क्या कोई ऐसी लड़की? नहीं यार, मैंने तो सुनी भी नहीं है, पर मेरा एक दोस्त है दिल्ली में, अभी अभी बना है। वह एक दिन बता रहा था कि एक जगह है जहाँ एक रात के लिए 1000 रुपए में एक लड़की मिल जाती है। हालांकि मैं कभी मिला नहीं हूँ किसी लड़की से, बस सुना है। सच में? ये तो बहुत बढ़िया खबर सुनाई है तूने यार। वाकई ऐसा है क्या या तो झूठ बोल रहा है? रोहित चहकते हुए बोला, मुझे नहीं पता यार, मैं बस सुनी सुनाई बात बता रहा हूँ। बस दिलीप मेरा दोस्त बता रहा था एक दिन इस बारे में। और क्या बता रहा था वो? और तो कुछ नहीं बताया उसे, बस यही कह रहा था कि ऐसी बहुत सी लड़कियां भरी पड़ी हैं दिल्ली में, बस पैसा होना चाहिए। जिसके पास पैसा है उसको लड़कियों की क्या कमी है। यार एक बात बता, कंगाल तो हम भी नहीं है और शक्ल सूरत भी इतनी खराब नहीं है, फिर हमारी ही शादी क्यों नहीं हुई? इस प्रश्न का उत्तर तो बस भगवान जी ही दे सकते हैं कि उन्होंने हमारे कुंडली में कन्या योग क्यों नहीं रखा। पर तू कहे तो एक रात का इंतजाम करवाऊं क्या? सच में क्या तू करवा सकता है? उससे बात करके देखते हैं, फिर बताता हूँ। विजय जाने लगा। अरे जाता कहाँ है साले, मेरे सामने ही बात कर उससे, बड़ी जल्दी मच रही है। साले तुझे नींद नहीं आती है क्या आजकल? नहीं वो बात नहीं है यार, नींद तो लेटते ही आ जाती है, पर आज तूने आग भड़का दी है तो आज तो नहीं आएगी नींद। आज तो मेनका उर्वशियों की ही सपने आएंगे। साले चल बात कर उससे। रोहित उतावला हो रहा था। विजय ने दिलीप को फोन मिलाया और हाय हेलो के बाद सीधी बात नो बकवास स्टाइल में अपनी बात रख दी। दिलीप ने कहा, जब चाहे जितनी ले लो, एक से बढ़कर एक ले लो, बताओ कब चाहिए? रोहित ने हिसाब लगाया, उसकी दुकान की छुट्टी अमावस को रहती है, उससे एक दिन पहले की रात ठीक रहेगी। रात ही जागरण होगा तो दूसरे दिन आराम करने को भी मिल जाएगा। दोनों का प्रोग्राम बन गया। विजय ने फोटोग्राफ भी मंगवा लिए। रोहित को एक लड़की पसंद आ गई, उसकी आंखें बहुत मासूम सी थी। विजय ने दूसरी लड़की पसंद की। थोड़ी देर में दिलीप का फोन आ गया। उसने कहा कि वो मासूम सी आंखों वाली लड़की एक रात के 5000 रुपए लेती है। अब तो पेश फंस गया। 5000 रुपए तो बहुत होते हैं, फिर आने जाने में दारू शारू खाने पीने के लिए भी कम से कम 5000 रुपए और चाहिए, इसलिए उससे मना कर दिया। विजय ने कहा, बड़ी मुश्किल से तो साले तेरे मन में कोई ख्वाहिश पनपी है और तू मैं 4000 रुपए के लिए अपनी ख्वाहिशों की बलि देने पर तुला है। चल हाँ कर, विजय ने अंधकार पूर्वक कहा। रोहित ने सहमति झिझकते हुए हाँ कर दी। दोनों के लिए एक एक लड़की बुक हो गई।
अमावस से एक दिन पहले दोनों दोस्त एक किराए की कार से दिल्ली पहुंच गए। कार को विजय के मकान पर ही छोड़ दिया। कार को इसलिए नहीं ले गए कि ड्राइवर को पता नहीं चले, नहीं तो उसे पता चल सकता था कि वो कहाँ गए थे और वह गांव में सबको बता देता। फिर उसकी इज्जत का फलूदा बन जाता। गांव में टैक्सी में जाने से किसी को कोई पता नहीं चलेगा। तीनों दोस्तों ने खूब दारू पी, मनपसंद खाना खाए। इन सबका पैसा रोहित ने ही दिया। आज उसकी मन की मुराद पूरी होने वाली थी, इसलिए बड़ा खुश लग रहा था वो। तीनों लड़कियां एक ही भवन में रहती थी। दरअसल यह एक पूरी सोसाइटी थी जिसके सारे फ्लैट एक ही आदमी ने एक एक करके खरीद लिए थे। अब उसने वेश्यावृत्ति का धंधा शुरू कर दिया था। हर लड़की को एक एक फ्लैट दे रखा था। एक कमरे में वह रहती थी और दूसरे में अपना पैसा चलाती थी। डील मालिक ही करता था और आधे पैसे वह लड़कियों को दे देता था। फ्लैट का भी कोई किराया नहीं लेता था। सब लड़कियां बड़ा आदर करती थी मालिक का। कोई जोर जबरदस्ती का काम नहीं था, मन मर्जी का सौदा था। करना है करो, नहीं तो चले जाओ। पर एक भी लड़की आज तक गई नहीं थी यहाँ से। रोहित धड़कते दिल से पूनम के फ्लैट में दाखिल हुआ। वह सिर से लेकर पांव तलक थर-थर कांप रहा था। उसकी यह हालत देखकर पूनम बहुत जोर से हंसी। साले, पहली बार आया है क्या किसी खोटे पर? उपहास उड़ाने वाली आवाज सुनकर रोहित और शर्मा गया और वह वहीं जड़वत खड़ा रह गया। उसकी इस हालत पर पूनम और जोर से हंसी। साले, जब तू इतना ही शर्माता है तो यहाँ क्या पूजा करने आया है? चल फटाफट अपना काम कर और दफा हो जा यहाँ से, लगभग चीखते हुए पूनम बोली। रोहित को बड़ा अपमान सा लगा था यहाँ पर। एक तो उसने मुंह मांगा दाम दिया है और ऊपर से गाली गलौज भी कर रही है। उसे अगर पता होता कि यहाँ पर इतना अपमानित होना पड़ेगा तो वह यहाँ कभी भूल कर भी नहीं आता। मगर उस दिन पता नहीं उसे क्या हुचुक छूटी जो उसने ऐसा प्रस्ताव दे दिया। पर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। रोहित शर्म से गड़कर रह गया था। रोहित की हालत देखकर पूनम को अपनी गलती का एहसास हुआ। रोहित एक ग्राहक है और ग्राहक बाजार का राजा होता। अगर वह इस तरह बाजार के राजाओं को जलील करेगी तो उसके पास कौन आएगा? वो तो एक रात के 5,000 रुपए लेती है, जबकि 1,000 रुपए में भी तो माल मिल ही रहा है ना। वो कोई उससे कम है क्या? ये तो उसकी आंखों का कमाल है जो लोग उस पर मरते हैं, वरना तो और सामान सबका एक जैसा ही है। पूनम रोहित के पास आई और उसने हाथ जोड़कर अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी। रोहित को पहले वाला व्यवहार भी अचंभित करने वाला लगा था और यह भी लग रहा था वाकई रोहित एक मासूम लड़का था, एकदम भोला भाला और नेक दिल, दुनियादारी से कोसों दूर था। वह इस तरह पूनम के अचानक देवी अवतार ने उसके दिल पर गहरा प्रहार किया। सहानुभूति के 2 बोल सुनकर उसका हृदय द्रवित हो गया और उसकी रुलाई फूट पड़ी। पूनम ने कभी ऐसा दृश्य देखा नहीं था। यहाँ तो जो भी आता था पूनम को एक माल समझकर ही आता था और वह एक उपभोक्ता की तरह अपने पैसे अधिकतम वसूलने में ही लगा रहता था। इस तरह किसी मासूम आदमी से उसका पाला पहले कभी पड़ा ही नहीं था। इसलिए वह रोहित को रोते देखकर घबरा गई। उसे याद आया कि पहले तो वह रोती थी और ग्राहक अट्ठास कर के हंसते थे, मगर आज उल्टा हो रहा था। पूनम दौड़कर किचन से एक गिलास पानी ले आई और रोहित को देना चाहा, मगर रोहित इस हालत में नहीं था कि वह उसे पकड़ सके। पूनम ने अपने हाथ से उसे 1-2 घूंट पानी पिलाया और गिलास वहीं पर रख दिया। रोहित की रुलाई अभी भी बंद नहीं हुई थी। पूनम ने उसका सिर अपनी गोदी में रख लिया और उसके बालों में धीरे धीरे उंगलियां फिराने लगी। रोहित को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। 1-2 घंटे बीत जाने पर पूनम को पता चला कि रोहित उसकी गोदी में सिर रखकर सो गया है। वह उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह ऐसे ही बैठी रही और उसके बालों में हाथ फिराती रही। करीब 3 बजे रोहित की नींद खुली तो हड़बड़ाकर जागा। उसने देखा कि वह पूनम की गोदी में सिर रखकर लेटा हुआ है। उसे बहुत सुकून मिल रहा था। ऐसा स्पर्श उसे पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। वह इस आनंद में और डूबना चाहता था, इसलिए उसने फिर से आंखें बंद कर ली। पूनम को पता चल गया था कि रोहित जग गया है। वह अब यह सोच रही थी कि रोहित अब वो काम करेगा जिसके लिए वो यहाँ आया है। लेकिन जब उसने देखा कि
रोहित तो आंखें बंद कर फिर से सो गया है, तो उसे वाकई रोहित पर प्यार आ गया। उसने अब पहली बार रोहित के चेहरे को गौर से देखा। कितना मासूम चेहरा था उसका, बिल्कुल एक मासूम बच्चे की तरह। वह उसे और नजदीक से देखना चाहती थी, इसलिए अपना चेहरा रोहित के चेहरे के और नजदीक ले आई। पूनम की सांसें रोहित की सांसों से टकराने लगी। पूनम के अंदर की लड़की जो अब तक मर चुकी थी जागने लगी। उसने रोहित को सोता हुआ समझकर उसके गाल पर अपने अधर रख दिए और एक हल्का सा किस कर लिया। इस अप्रत्याशित घटना से रोहित हड़बड़ाकर उठ बैठा। अब अपने कृत्य पर पूनम घबरा गई थी और वो एक झटके के साथ रोहित से अलग होकर दूर खड़ी हो गई थी। कमरे में गहरा सन्नाटा प्राप्त था। किसी के मुंह से कोई बोल नहीं फूट रहे थे। पूनम नीचे गर्दन किए खड़ी थी। रोहित ने हिम्मत कर से देखा। पूनम की चांद की तरह हसीन थी। पूनम पता नहीं कौन उसके जीवन में राहु बनकर आया था, जिसके कारण उसकी जिंदगी में सिर्फ अमावस की रात रह गई थी। उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी थी, एकदम मृगनयनी जैसी। न जाने कैसा जादू था उन आंखों में कि एक बार जो भी उन्हें देख लेता बस उन्हीं का होकर रह जाता था। गजब की सम्मोहनी शक्ति थी उन आंखों में। दोनों ऐसे ही खड़े खड़े एक दूसरे को देखते रहे। पूनम सोच में थी कि क्या करे क्या ना करे। उसे ध्यान आया कि रोहित यहाँ एक खास मकसद से आया था और अभी तक उसका मकसद पूरा नहीं हुआ है। उसने सोचा कि रोहित किसी कोठे पर पहली बार आया है, इसलिए वह हिचकिचा रहा है। बहुत सोच विचार कर उसने निश्चय किया कि जिस आनंद की तलाश में रोहित वहाँ आया था वह उसे अवश्य देगी। रोहित कुछ नहीं कर रहा है तो क्या हुआ, वो पहल करेगी। यह सोचकर पूनम अपनी साड़ी उतारने लगी। रोहित चुपचाप खड़ा उसे साड़ी उतारते हुए देख रहा था। उसे भी आश्चर्य हो रहा था कि पूनम ऐसा क्यों कर रही है। दिलीप ने इसकी अच्छा खासी ट्रेनिंग दी थी आज ही, मगर वो सब कुछ भूल गया था। जब तक वह अपने विचारों के दायरे से बाहर आता तब तक पूनम साड़ी उतार चुकी थी और ब्लाउज उतार रही थी। यह देखकर रोहित तुरंत आगे बढ़ा और उसे मना करते हुए कहने लगा, मत उतारो मत उतारो। पूनम का आश्चर्य और बढ़ गया था। एक आदमी जो लिटोरियों की तरह आया था, अब वह इसकी इज्जत संरक्षण बन गया है। आदमी में किस तरह बदलाव आता है, रोहित इसका साक्षात उदाहरण था। पूनम ने घबराकर रोहित की ओर देखा। वहाँ वासना नहीं थी बल्कि शर्मिंदगी थी। पूनम ने ब्लाउज फिर से पहन लिया और साड़ी उठाते हुए रोहित की ओर इस प्रकार देखा कि जैसे पूछ रही हो इसे पहनो या नहीं, और रोहित ने आंखों से ही कह दिया, पहन लीजिए। और पूनम धीरे धीरे साड़ी पहनने लगी। फिर दोनों सोफे पर बैठ गए। पूनम ने देखा कि सुबह के 5 बजने वाले हैं, बस दिन निकलने ही वाला है। तो वह कुछ सोचकर उठी और पर्स से 5,000 रुपए निकालकर रोहित को देते हुए बोली, जब आपने कुछ किया ही नहीं तो फिर पैसे किस बात के। उसकी इन बातों से रोहित पूरी तरह से चौंका। एक वेश्या पैसा भी लौटा सकती है, यह तो कल्पना के बाहर की बात थी। रोहित ने मना करते हुए कहा, आपकी रात तो खराब हुई है ना, ये उसी के पैसे रख लीजिए, इन्हें अपने पास। मगर मैं इन्हें अपने पास कैसे रख सकती हूँ, इन पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। दोनों में बहस होने लगी। आखिर रोहित जीत गया। पूनम ने वो पैसे अपने पास रख लिए। पूनम ने कहा, आप फिर किसी दिन आ जाइएगा और अपना काम करके चले जाइएगा। उस दिन का पैसा नहीं लगेगा आपका, अब ठीक है? नहीं, ठीक नहीं है ये। मैं जब पुनः आऊंगा तब तुम्हें फिर से अपना पारिश्रमिक लेना होगा। पर तुम ऐसा क्यों सोचती हो कि मैं दोबारा आऊंगा ही? नहीं, मैं सोच नहीं रही हूँ, आपको बुला रही हूँ। मेरे मन में एक अपराध बोझ सा है, बस उसी के कारण आपसे ये कह रही हूँ। क्या आप आएंगे? रोहित काफी देर तक सोचता रहा, फिर बोला, ये बात कहने से पहले मैं तो निश्चित था कि मैं यहाँ क्या किसी कोठे पर अब कभी नहीं जाऊंगा, मगर तुम्हारे इन शब्दों ने जादू सा काम किया है। अब मैं भी एक बार और यहाँ आना चाहता हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा है। तो बताइए फिर कब आ रहे हैं आप? रोहित फिर काफी देर तक सोचता रहा और सिर नीचा कर कहने लगा, दरअसल बात यह है कि मैं अभी तक कुंवारा हूँ, मन से भी और तन से भी। 35 वर्ष का हो गया हूँ। अब शादी होने की संभावना भी लगभग नहीं है। मैं यह सोच कर यहाँ आया था कि शादी नहीं हुई तो कोई बात नहीं, शादी वाला आनंद तो एक बार ले लूं। मगर मेरे मन ने शायद यह गलत काम स्वीकार नहीं किया, आगे भी स्वीकार करेगा
लगता नहीं है। इसमें एक ही गुंजाइश लग रही है मुझे कि यदि आप एक दिन के लिए मेरी दुल्हन बन जाओ, उस रात दुल्हन की तरह तुम कपड़े पहनो, मेकअप करो और मैं दूल्हे की तरह ही कपड़े पहनूं, तो शायद ये मन इसे स्वीकार कर ले। पर क्या तुम ऐसा कर पाओगी? क्या तुम मेरे लिए एक रात की दुल्हन बनना स्वीकार करोगी? पूनम हवा खोकर सुनती रह गई थी। रोहित ने जो कहा उसे सुन पूनम भौचक रह गई। यहाँ पर आने वाले लोग तो कुछ और ही फरमाइश करते हैं, और ये रोहित, इसकी फरमाइश है कि वह एक रात के लिए उसकी दुल्हन बन जाए। क्या यह संभव है? क्या उस जैसी लड़की कभी दुल्हन बन पाएगी? बहुत पहले उसने यह ख्वाब देखा था जब वह अरुण से प्यार करती थी, मगर वही अरुण उसे इस धंधे में धकेल कर भाग गया। कमीना कहेगा, आज अगर मिल जाए तो वह उसकी जान भी ले सकती है, मगर वो कायर पता नहीं और किस किस लड़की के साथ ऐसी चीटिंग कर रहा होगा। उसके बाद से तो उसका पुरुष चाह से विश्वास ही उड़ गया था, तभी तो वह इतनी कठोर हो गई थी। उसने फिर ठंडे दिमाग से सोचना शुरू किया, आखिर वो चाहता ही क्या है? एक रात के लिए उसे दुल्हन के रूप में ही तो देखना चाहता है वह। उसने कोई नाजायज मांग तो नहीं रखी है। लोग तो पता नहीं उससे और क्या क्या चाहते हैं जिन्हें वो बता भी नहीं सकती है। एक छोटी सी ख्वाहिश भी पूरा नहीं कर सकती है क्या वो? वैसे ये ख्वाहिश प्रकट करने के लिए उसने ही तो प्रेरित किया था रोहित को। अब जब वह कुछ चाहता है तो वो पीछे क्यों हट रही है? एक रात के लिए दुल्हन की एक्टिंग ही तो करनी है, वैसे कर लेगी। वैसे भी वह सबसे इस धंधे में आई है तब से झूठी हंसने की एक्टिंग ही तो कर रही है। हर ग्राहक के साथ सोते वक्त वह अंदर ही अंदर कितना रोती है, मगर ग्राहक के सामने ऐसे पेश आती है जैसे कि वो भी उसके साथ जन्नत में सैर कर रही हो। जब वह ऐसी एक्टिंग कर सकती है तो दुल्हन की भी कर ही लेगी। इससे अगर एक मासूम आदमी की कोई ख्वाहिश पूरी होती है तो ऐसा करने में हर्ज ही क्या है? और पूनम ने स्वीकृति दे दी। उसके हाँ कहने से रोहित खुश हो गया। रोहित ने जब उससे तारीख पूछी तो पूनम डायरी देखने लगी। अगले 7 दिनों की बुकिंग थी उसके पास। उसने 28 दिसंबर की तिथि बुक कर दी थी रोहित के लिए। दुल्हन बनने को सिर्फ 8 दिन बचे थे। रोहित ने उससे दुल्हन के कपड़े सिलवाने के लिए साथ चलने की बात की तो पूनम ने कहा आज ही चलना होगा। 4-5 दिन तो लहंगा और चोली सिलने वाली भी लेगी। दोनों ने तय किया कि वो ठीक 2 बजे कनॉट प्लेस में मिलेंगे। दोनों ने एक दूसरे के मोबाइल नंबर भी आपस में शेयर कर लिए। उसके बाद रोहित दिलीप के घर आ गया। दिलीप और विजय पहले ही घर आ चुके थे और नींद निकाल रहे थे। रोहित को देखकर दोनों उस पर पिल पड़े। कैसी रही तेरी सुहाग रात? अब तो उतर गया तेरा कुंवारापन, हो गई ख्वाहिश पूरी? चुप क्यों हुए साले, बता। रोहित कुछ नहीं बोला और चुपचाप एक बिस्तर में घुसते हुए बोला, मैं बहुत थका हूँ, अभी बाद में बात करेंगे इस विषय पर, अभी तो मुझे सोने दो। और वह चादर ओढ़कर सो गया। विजय को बड़ा बुरा लगा उसका इस तरह से व्यवहार करना। वह दिलीप से बोला, साले के नखरे तो देखो, कल तक जो मिमिया रहा था आज शेर बन गया है। साला भलाई का तो जमाना ही नहीं है आजकल। एक तो उसकी ऐश करवा दे, उस पर सीधे तरीके से बात भी नहीं कर रहा है साला हरामखोर कहीं का। अपनी जबान क्यों गंदी कर रहा है विजय? दुनिया का दस्तूर यही है, जब काम पड़े तो गधे को भी बाप बना लो और जब काम निकल जाए तो उसे पहचानने से ही इनकार कर दो। यही तो जमाने की रीत है। यदि रोहित ऐसा कर रहा है तो वह ऐसा क्या गलत कर रहा है? वो भी जमाने के चलन के अनुसार ही व्यवहार कर यहाँ है। और तू साले इतना क्यों सोच रहा है? अपन ने भी तो खूब मस्ती की है पूरी रात, इसलिए उससे क्या चिढ़ना। चलो हम भी थोड़ी देर और सोते हैं। और दोनों दोस्त भी सो गए। रोहित ने 12 बजे का अलार्म लगा रखा था। सबकी नींद खुल गई। रोहित तुरंत खड़ा हो गया और दैनिक कर्म करने के बाद 1 बजे तैयार हो गया। उसे 2 बजे कनॉट प्लेस जो पहुंचना था वह 2 बजने से पहले ही उस स्थान पर आ गया था। पूनम अभी आई नहीं थी। ठीक 2:15 बजे पूनम आई और आते ही बोली, सॉरी थोड़ा लेट हो गई। दिल्ली का ट्रैफिक चलता कम है और जाम ज्यादा रहता है। आप कब आए? बस अभी 2 मिनट पहले ही आया हूँ। मैं भी जाम में फंस गया था मगर इधर उधर से निकाल लाया ऑटो वाला। आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई?
जी नहीं, अगर मुनासिब समझे तो दुल्हन की ड्रेस खरीदने चले। और दोनों क्लार्क प्लेस पर ही लहंगा चोली देखते रहे। उनकी पहली शर्त होती थी कि ड्रेस 26 दिसंबर तक मिल जानी चाहिए। इस तारीख तक देने के लिए कोई भी दुकानदार तैयार नहीं हुआ तो एक दुकानदार से रोहित ने कहा, किसी टेलर से कहो कि जल्दी तैयार करने के लिए उसे दुगनी मजदूरी देंगे। बस दुगनी मजदूरी के लोभ में हट से तैयार हो गया था। एक दर्जी पूनम की ड्रेस खरीदने के बाद रोहित की शेरवानी भी खरीदी गई और इस तरह रोहित की ख्वाहिश की पहली सीढ़ी पार कर ली गई। रोहित विजय और दिलीप के सवालों से बचने के लिए सीधा अपने गांव आ गया। घर में उसकी मम्मी ने जब उससे पूछा कि वो कहाँ गया था तो उसने कह दिया कि दुकान का सामान खरीदने दिल्ली गया था। इस पर मम्मी क्या कहती, बस इतना ही कहा, घर से बाहर जाओ तो बताकर जाया करो, मुझे चिंता हो रही थी। रोहित जानता था कि उसकी माँ का एक ही वही आसरा था। पिता तो बहुत पहले ही चल बसे थे। माँ ने बहुत मेहनत से उसे पाला था। अब वह उसकी शादी के सपने सजोने लगी थी, मगर शायद उसकी किस्मत में बहू और पोते पोती नहीं थे। रोहित कोशिश करता था कि उसकी किसी भी बात पर माँ को ठेस ना लगे। माँ रोहित पर जान लुटाती थी अभी भी। अब रोहित कैसे बताता कि उसके दिल में एक अवैध ख्वाहिश पनप गई थी जिसकी पूर्ति के लिए वह दिल्ली गया था। दिन बीतते रहे और रोहित के नित नए मशरूबों के मीनार बनते रहे। कुछ शायरी भी उसने याद कर ली थी। पहली और शायद आखिरी बार एक रात का दूल्हा बनने का सौभाग्य मिल रहा था उसे। इस अवसर को ढंग से मनाना चाहिए। बस इन्हीं ख्यालों में से 7-8 दिन कब गुजर गए उसे पता ही नहीं चला। शाम को 5 बज रहे थे। वह घर से रवाना होकर जा ही रहा था। माँ को आज फिर व्यवसायिक दौरा बताकर उससे अनुमति भी ले ली थी। दिल में एक अनोखा सा एहसास लेकर वो चल पड़ा। इतने में पूनम का फोन आ गया। उस कॉल को देखकर रोहित का दिल धक से रह गया। कहीं पूनम का इरादा बदल तो नहीं गया है? अगर उसने मना कर दिया तो फिर वो क्या करेगा? कहीं पुलिस ने तो नहीं पकड़ लिया है उसे धंधा करते हुए? उसके मन में प्रश्नों का झंझनाहट चलने लगता। पूनम की कॉल मिस हो गई। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कॉल बैक करने की। अगर उसने ना कर दी तो उसके तो सारे अरमान मिट्टी में मिल जाएंगे। और उसने इतना पैसा जो खर्च किया था अब तक और अभी भी कर रहा है, उसका क्या? यदि उसे यह सब नहीं करना था तो उसने हाँ क्यों की थी? हाँ कर भी दी तो भी कोई बात नहीं थी। उसे दुल्हन वाली ड्रेस तो नहीं सिलवानी चाहिए थी। मैं तो घर का रहा ना घाट का, अब वहाँ जाकर भी क्या कर लूंगा? उसका मन बहुत तेज गति से दौड़ रहा था। उसे पूनम से कुछ लगाव सा हो गया था, जैसे कि वास्तव में वह उसकी दुल्हन बनने वाली थी। उसके कदम ठिठक गए, धड़कन रुक सी गई और आंखें पथरा सी गई। कुछ सेकंड वह वहीं खड़ा रहा। एक बार फिर से मोबाइल बज उठा। फिर से पूनम का ही कॉल था। इस बार तो उठाना ही चाहिए, चाहे फिर वो मौत का फरमान ही क्यों ना हो। धड़कते दिल से उसने फोन रिसीव किया और हेलो कहा। उधर से आवाज आई, कहाँ है आप? गाड़ी में हकलाते हुए वो बोला, गाड़ी का? इसलिए बोल दिया कि क्या पता गाड़ी का नाम सुनकर वो अपना इरादा बदल दे। ओके सुनो, मुझे एक बात कहनी थी। जब कोई लड़की किसी लड़की को सुनो कहकर बुलाती है तो एकदम पत्नी की सी फीलिंग होने लगती है। रोहित को भी पूनम का सुनो कहना बहुत अच्छा लगा था। बोलो क्या कहना है? जैसे तैसे वो बोला। कब तक आ जाओगे? 8 तक पहुंच जाऊंगा। लेट आना है क्या? अरे नहीं, जब आपका मन करे तब आ जाना, मैं तैयार मिलूंगी। और हाँ, नए पते पर आना। मैंने नया पता और लोकेशन आपको व्हाट्सएप पर शेयर कर दी है। पर नई जगह क्यों? उसने घबराते हुए पूछा। जब तुम यहाँ आओगे तब बता दूंगी, ठीक है? जी ठीक है। वह इतना ही कह पाया था। उधर से फोन डिस्कनेक्ट हो गया था। रोहित सोचता ही रह गया कि पूनम ने घर क्यों बदला है। क्या बात हो सकती है ऐसी जो उससे घर बदलना पड़ गया? मालिक से उसकी लड़ाई तो नहीं हो गई? कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं वो कि वह उसे किसी और जगह बुलाकर फंसा रही हो? रोहित का दिमाग शून्य होने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, सांसें भी जोर से चल रही थी, चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। वह अपनी ही धुन में खोया हुआ और पूनम के ख्यालों में डूबा हुआ था। ठीक 8:15 बजे वह पूनम के पास पहुंच गया। दरवाजा पूनम ने खोला। पूनम को देखकर रोहित आश्चर्यचकित हो गया। पूनम दुल्हन के लिबास में सामने खड़ी थी, लाल सुर्ख लहंगे में।
बहुत खूबसूरत लग रही थी वह। उसने हल्का मेकअप भी कर रखा था जो उसके हुस्न को और निखार रहा था। पूनम ने रोहित के पैर छूने चाहे तो रोहित पीछे हट गया। ये क्या कर रही हैं आप? रोहित चौंकते हुए बोला। अपने पति से आशीर्वाद ले रही हूँ, और क्या? पूनम की आंखों में बनावट का कोई नामो निशान नहीं था। अरे वह तो एक नाटक जैसा है, सचमुच का थोड़ी है। जैसे तैसे रोहित बोला। पर मैं नाटक नहीं कर रही हूँ। पहले मैंने भी सोचा था कि नाटक ही तो करना है, कर लूंगी, लेकिन जब से आपने मुझे दुल्हन वाला लहंगा चोली दिलवाया था, तब से मैं सोचने लगी कि क्या मैं वाकई दुल्हन बन रही हूँ। उस दिन मैं पहले तो निश्चय नहीं कर पा रही थी कि मुझे करना क्या है। फिर मेरे दिल ने कहा, पूनम तो दुल्हन बन रही है, और दुल्हन न केवल तन से बल्कि मन से भी दूल्हे की होती है। क्या तू मन से रोहित की दुल्हन बन पाएगी? इस प्रश्न पर मैं उस दिन बहुत सोचती रही, इतना कि रात के 10 बज गए थे। उस रात की बुकिंग वाला ग्राहक बगल के कमरे में मेरा 2 घंटे से इंतजार कर रहा था, और उस समय मैं भंवर में हिचकोले खा रही थी। फिर मैंने अपने मन की आवाज सुनी जो कह रहा था कि दुल्हन बनने के लिए मन को भी दुल्हन बनना पड़ेगा। केवल तन से दुल्हन बनना एक छलावा है, और एक मासूम व्यक्ति के साथ छलावा कर उसे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। फिर क्या था, उसने तय कर लिया कि वह मन से भी दुल्हन बनेगी। उसने उस रात की ग्राहक से क्षमा मांग ली और उसके पैसे वापस कर दिए। उस दिन यह तय कर लिया था कि अब यह धंधा और नहीं करेगी। वह पूनम सांस लेने के लिए रुकी। तुमने मेरे लिए इतना बड़ा काम किया, क्या तुम वाकई मुझे प्यार करती हो? पता नहीं, उस समय मेरे दिमाग में प्यार वार जैसी कोई चीज नहीं थी तो केवल दुल्हन की भूमिका जिसे मुझे मन से निभाना था। मैंने अपना निर्णय मालिक को बता दिया था कि मैं अब आगे से यह धंधा नहीं करूंगी। मालिक ने भी मेरे निर्णय का सम्मान किया और कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी। नियम के अनुसार मुझे वह फ्लैट खाली करना था। मैंने फ्लैट किराए पर ले लिया और पिछले 2 दिनों से मैं यहाँ रह रही हूँ। अब मैं न केवल तन से बल्कि मन से भी आपकी दुल्हन बन गई हूँ। अब आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आज रात आपकी दुल्हन के तौर पर आपकी अंगशायनी बन सकूं। पूनम का चेहरा पूर्णिमा की चांद की तरह चमक रहा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें काजल से और भी बड़ी लग रही थी। इस बदलाव को देखकर रोहित भावुक हो गया। उसने सोचा ही नहीं था कि एक बेस्या भी ऐसा सोच सकती है। पूनम ने इतना कुछ सोच लिया था जो एक बेस्या कभी सपने में भी नहीं सोच सकती है। माना कि वह तन से पवित्र नहीं है, लेकिन वह मन से तो पवित्र है। उसने कुंदन की तरह खुद को आग में तपाया है और अब उसमें और निखार आ गया है। रोहित की नजरों में पूनम का कद अचानक बढ़ गया। उसे अब वह एक देवी नजर आने लगी, पवित्रता की देवी, एक ऐसी देवी जिसके संपर्क में आने पर और भी लोग पवित्र हो सकते हैं। रोहित खुद को धन समझने लगा जो उसके कारण एक वेश्या का उद्धार होने जा रहा था। पर क्या पूनम सिर्फ एक रात के लिए दुल्हन बनेगी या वह उसकी हर रात दुल्हन की तरह सजाएगी? इस प्रश्न पर रोहित हिटक गया। बात तो एक रात के लिए हुई थी। क्या पूनम हमेशा के लिए उसकी होने को तैयार है? यह लाख टके का सवाल था। रोहित आगे बढ़ा और पूनम का चेहरा अपने हाथों में थामकर उसकी आंखों में देखकर बोला, क्या तुम मेरी हमेशा के लिए दुल्हन बनना स्वीकार करोगी पूनम? रोहित की आवाज में कंपन था। पूनम ने शायद यह अपेक्षा नहीं की थी। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने कंफर्म करने के लिए कहा, क्या कहा आपने? मैंने कहा कि क्या आप हमेशा के लिए मेरी पत्नी बनना पसंद करेंगी? यह वाक्य सुनकर पूनम की आंखों से आंसू बहने लगे। वह रोहित से चिपट गई। वाकई यह जिस कल्पनातीत था, न रोहित ने सोचा था और न ही पूनम ने। दोनों एक दूसरे से ऐसे लिपटे रहे, दोनों के मन में प्रेम के अंकुर फूटने लगे। बिना प्रेम के पति पत्नी का रिश्ता भी कोई रिश्ता होता है क्या? जो लोग प्रेम किसी और से तथा शादी किसी और से करते हैं, वो सबसे अधिक धोखा स्वयं को ही देते हैं। उनका दाम्पत्य जीवन सबसे दुखद होता है। दाम्पत्य जीवन का आधार ही प्रेम और विश्वास है। प्रेम और विश्वास की नींव पर ही दाम्पत्य सुख रूपी महल खड़ा होता है। सोचिए कि जिसकी नींव ही कमजोर होगी, वह महल क्या सुदृढ़ होगा।
रोहित की आंखें भी गीली हो गई थी। आज उसके मन में भी पहली बार प्रेम का आविर्भाव हुआ था। जब उसने पहली बार पूनम का फोटो देखा था तब उसे पूनम एक भव्य ही नजर आई थी, किंतु आज वह एक गंगा जल की तरह पवित्र स्त्री नजर आ रही थी। उसने रोहित ने अपना धंधा भी छोड़ दिया था, फ्लैट भी छोड़ दिया था, जबकि उसे यह भी ज्ञात नहीं था कि वह उससे ब्याह करेगा या नहीं। अपने भविष्य के बारे में कुछ नहीं सोचा था उसने। वह कैसे अपना जीवन गुजारेगी भविष्य में, इसका कोई रोड मैप तो बनाया होगा उसने। रोहित ने उससे इस बारे में पूछा तो वह बोली, उस समय मैंने इसके बारे में कुछ नहीं सोचा था और हकीकत यही है कि आज भी नहीं सोचा है। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि जब मैं दुल्हन बन रही थी तो बस दुल्हन की पवित्रता के बारे में ही सोच रही थी। कोई भी छोटा मोटा काम कर लूंगी और अपना जीवन गुजार लूंगी, यही सोचा था। मुझ जैसी लड़की कभी पत्नी भी बन सकेगी ये तो सपने में भी नहीं सोच सकती थी, पर मेरे कारण तुम्हारी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। तुम्हारे घर वाले क्या मुझे स्वीकार कर पाएंगे? पूनम के प्रश्न वर्जित थे जिन्होंने रोहित को सोचने पर मजबूर कर दिया था। रोहित पलंग पर बैठ गया और उसने पूनम से कहा, क्या एक कप चाय मिलेगी? पूनम ने मुस्कुराकर रोहित को देखा। आज तो आपकी सुहागरात है, आपके लिए गिलास दूध तैयार किया है मैंने, वो भी केसर वाला, कहो तो ले आओ। रोहित ने थोड़ा सोचने के बाद कहा, नहीं अभी तो चाय की इच्छा हो रही है, अगर चाय बना सकती हो तो बहुत मेहरबानी होगी। इसमें मेहरबानी कैसी, आज तो आप मेरे सरताज हैं, आपका हर सिर आंखों पर है। अभी बनाकर लाती हूँ चाय। और वह किचन में चाय बनाने चली गई। पूनम चाय बनाकर ले आई, एक कप रोहित को पकड़ा दिया और दूसरा कप खुद ने ले लिया। रोहित अपना कप पूनम के ओठों के पास ले गया और बोला, एक सिप लेकर इसे मीठा बना दो पूनम। पूनम ने रोहित की आंखों में देखा, वहाँ प्यार का समुंदर लहरा रहा था। उसने मुस्कुराकर रोहित को देखा और एक सिप ले लिया। उसने भी अपना कप रोहित के ओठों से लगा दिया और आंखों से ही प्रणय निवेदन कर लिया। रोहित ने भी एक सिप उसके कप से ले लिया। अब चाय और भी मीठी लगने लगी थी। स्वाद भी भावनाओं के अनुरूप होता है। प्रेमी प्रेमिका के ओठों में शहद होता है, उनके ओठों से जो कोई खाद या पेय सामग्री लग जाएगी उसकी मिठास स्वतः ही बढ़ जाएगी। यहाँ भी ऐसा ही हो रहा था। चाय समाप्त कर पूनम ने रोहित को उसके दूल्हे वाले कपड़े दे दिए पहनने के लिए। रोहित गुमसुम सा सोचता ही रहा। पूनम बोली, अपनी ख्वाहिश पूरी कीजिए ना। रोहित अनमना सा बैठा रहा, उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। तो पूनम ने उससे छेड़ते हुए कहा, उस दिन भी आपने कुछ नहीं किया था, उस दिन मुझे दुल्हन बने देखना चाहते थे आप, इतनी सारी व्यवस्थाएं भी की। जब आज दूल्हा बनने का वक्त आया है तो आप फिर से पीछे हटने से लग रहे हैं, ऐसा क्यों? रोहित काफी देर तक सोचता रहा, फिर वह पूनम का हाथ पकड़कर बोला, उस दिन तो मैं केवल एक रात का दूल्हा बनना चाहता था, पर आज सोच रहा हूँ कि एक रात का ही क्यों, हर रात का बन जाओ तो क्या बात है। बोलो, क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? इस बार पूनम बहुत देर तक सोचती रही, फिर बोली, यह मेरा परम सौभाग्य होगा, परंतु गांव के लोग क्या मुझे तुम्हारी पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे? क्या तुम्हारी माँ मुझे बहू के रूप में स्वीकार कर पाएंगी? पूनम का चेहरा उदास था। रोहित सोचता रह गया। काफी देर सोचने के बाद वो बोला, मुझे 1 महीने का समय दो पूनम, 1 महीने बाद बताऊंगा तुम्हें इस बारे में। और हाँ, क्या तुम मेरा 1 माह तक इंतजार कर सकोगी? पूनम ने आश्चर्य से रोहित को देखा और कहा, 1 महीने क्या, सारी उम्र इंतजार करूंगी आपका। और वह रोहित से लिपट गई। रोहित ने भी उसे बाहों में कस लिया और उसके अंधेरों पर अपनी निशानी अंकित कर दी। पूनम से अलग होते हुए रोहित बोला, मैं अब जा रहा हूँ, 1 महीने बाद आऊंगा, तब हम शादी करेंगे। और फिर पूनम ने उसके ओठों पर हाथ रखते हुए कहा, इतने ऊंचे सपने मत दिखाओ ना, अगर टूट गए तो बहुत दुख होगा। मैं इसी देरी पर बैठी रहकर जिंदगी भर आपका इंतजार करूंगी। पूनम ने रोहित के पैर छू लिए। रोहित चला गया। ठीक 1 महीने बाद रोहित पूनम के पास आया और बोला, मैं आ गया हूँ पूनम, चलो यहाँ से दूर चलते हैं, इतनी दूर कि जहाँ कोई हमें जानता तक नहीं हो। वहाँ एक अलग दुनिया बसाएंगे हम दोनों, बिना कोई प्रश्न पूछे। क्या मेरे साथ चलोगी? पूनम रोहित को देखती रही और बोली, मुझे 1 घंटे का समय दो, बस मैं अभी आई। और वह दूसरे कमरे में चली गई। ठीक 1 घंटे बाद अपने कमरे से निकली तो वह एक सूटकेस के साथ चलने के लिए तैयार थी। दोनों चल दिए। बाहर फ्लैट का मालिक खड़ा था।
पूनम ने चाबी उसे सौंपते हुए कहा, ये लीजिए चाबी, किराया आपके खाते में जमा करा दिया है। यहाँ जो सामान पड़ा है उसे गरीबों में बांट देना। रोहित पूनम को लेकर कार में बैठ गया। 7-8 घंटे की यात्रा करने के बाद रोहित और पूनम एक कस्बे के एक घर के सामने खड़े थे। पूनम ने पूछा, किसका घर है ये? तुम्हारा, रोहित ने मुस्कुराकर कहा। मेरा? आश्चर्य से बोली पूनम। हाँ तुम्हारा। अंदर चलोगी या सब कुछ यही बाहर ही करना है? रोहित के होठों पर शरारत खेलने लगी। पूनम शर्मा गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि रोहित ने ये सब कब कर लिया। वह घर के अंदर दाखिल हुई तो रोहित ने उसे अपनी माँ से मिलवाया। पूनम ने अपनी सास के पैर छुए। इतने में पूनम के मम्मी पापा एक कमरे से निकलकर पूनम के सामने आ गए। उन्हें देखकर पूनम खुशी से पागल हो गई और अपनी माँ से लिपट गई। उसकी आंखों बरस पड़ी। उसने कृतज्ञ नजरों से रोहित को देखा। याद है पूनम, जब मैंने 1 महीने का वक्त मांगा था तुमसे? इस 1 महीने में यही सब किया है। अपने गांव का पुश्तैनी मकान दुकान सब बेचकर यहाँ एक मकान और एक दुकान खरीद लिए। माँ को मना लिया और तुम्हारे मम्मी पापा का पता कर उन्हें भी मना लिया है। दोनों के मम्मी पापाओं के आशीर्वाद के बिना कैसी शादी? आओ पंडित जी, अब अपना काम शुरू कर दो। क्या पता मोहतरमा का मूड चेंज ना हो जाए कहीं, इसलिए जल्दी से फेरे करवा दो। रोहित पूनम को छेड़ते हुए बोला। उत्तेजना में पूनम सबके सामने रोहित से लिपट गई। पंडित जी ने श्लोक बाजने शुरू कर दिया और फिर दोनों की शादी हो गई। फिर साथ में सब लोग खुशी खुशी रहने लगे।